इंटरव्यू के चरण में दरअसल यूपीएससी चाहता क्या है? मूल्यांकन का यह चरण जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये एक साधारण चरण नहीं है। इससे पहले कि आप इंटरव्यू के रूम में घुसें, उससे पहले क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आप अंदर जाकर क्या करने वाले हैं? क्या आप बोर्ड को आक्रांत करना चाहते हैं ये बताकर कि आपको क्या क्या आता है? बहुत गलतफहमी होती है कैंडिडेट्स को। उन्हें लगता है कि बात करने का मतलब है बोलना, बातचीत करना। यह एक दुतरफा संवाद है। क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा का पाठ्यक्रम वे तय नहीं करते, ये पाठ्यक्रम आप तय करते हैं। क्या आप दलितों के बारे में बात करते समय ये कहते हैं कि वो लोग, ये लोग, वह बताती है कि आप में अभी संवेदनशीलता का कुछ अभाव है। सबसे शानदार इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स का होता है जो इंटरव्यू के दौरान सहज होते हैं। असल जिंदगी में सहजता उतनी आसान होती नहीं। यू स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर। जैसे यू स्टार्ट परफॉर्मिंग इट बिकम्स थिएटर। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वह विषय है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा सवाल मिलते हैं। कमेंट्स आते हैं, लोग ईमेल लिखते हैं, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, अलग अलग तरीके से मैसेज आते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, उसमें इंटरव्यू के चरण में दरअसल यूपीएससी चाहता क्या है? यूपीएससी दरअसल आपसे क्या मांग करता है? क्योंकि इस बात को समझिए कि ये चरण, मूल्यांकन का यह चरण जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये एक साधारण चरण नहीं है। ये कई मायनों में एक प्रिविलेज है। हर भारतीय को ये मौका नहीं मिलता है। ये एक दुर्लभ, एक रेयर किस्म की अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप एक बहुत शिक्षित पैनल के अपोजिट बैठते हैं और वे आपसे आप चर्चा करते हैं, वे आपके इंटेलेक्चुअल जो आपकी रिगर है उसे जानने की कोशिश करते हैं, आपके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, आपकी समझ को जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने पहले ही इस चरण से पहले मुख्य परीक्षा पास की होती है, इसलिए आपकी एकेडमिक डेप्थ पहले ही जांच ली गई है, आपका ज्ञान पहले से जांच लिया गया है, आपने किस विषय में कितनी पढ़ाई की थी, ये सब हो चुका है। ये एक अलग चरण है और कई बार विद्यार्थी अभी उसी हैंगओवर में होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस का हैंगओवर होता है और लगभग उसी पद्धति से इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे होते हैं। एक लंबा सा पोथा बनाते हैं जिसमें तमाम विषयों की एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बारे में तमाम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, जबकि सच्चाई क्या है, तथ्य जांचे जा चुके हैं। इंटरव्यू बोर्ड जब आपसे तथ्यात्मक सवाल भी पूछता है तब वो तथ्य नहीं जानना चाहता। वो जानना चाहता है कि आपने सवाल को किस तरीके से सुना, किस तथ्य को महत्वपूर्ण माना। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि हम आकलन करने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू की प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का। यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के चरण में यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज, खासतौर से यूपीएससी, आपसे चाहता क्या है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी मंशा क्या है, व्हाट इज योर इंटेंट। इससे पहले कि आप इंटरव्यू के रूम में घुसें, उससे पहले क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आप अंदर जाकर क्या करने वाले हैं? आप क्यों हैं यहां पर? आपने एक परीक्षा पास की और इसके कारण आपको मौका मिला है कि आप इंटरव्यू देंगे, लेकिन आप दरअसल इस इंटरव्यू से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप बोर्ड को आक्रांत करना चाहते हैं ये बताकर कि आपको क्या क्या आता है, या आप उनके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं, उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं? पहली बात, मैं बात बार बार अपने फीडबैक सेशन में कहता रहा, आपको याद है चक दे इंडिया? चक दे इंडिया का वो आखिरी फाइनल मैच, आखिर फाइनल मैच ही है ना इंटरव्यू। उस फाइनल मैच में जो कोच है शाहरुख खान, वो कहते हैं कि अगले 70 मिनट आज मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे हॉकी खेलनी है, क्योंकि अगले 70 मिनट आपको अपनी जिंदगी की सब बेहतरीन हॉकी खेलनी है, पर उसके लिए आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये जो 70 मिनट मिले हैं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने इसे हासिल किया है। बिल्कुल यही बात मैं अपने इंटरव्यू बोर्ड के जो फीडबैक सेशन होते हैं उनमें विद्यार्थियों को बोलता हूं कि आपने ये जो 30 मिनट हासिल किए हैं इस शानदार पैनल के साथ चर्चा करने के, ये आपकी अचीवमेंट है। किसी ने खैरात में नहीं दिया आपको कि आपका मन था प्लीज 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 मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। नहीं, आपने पहले प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर आपने मेंस क्लियर किया, तब जाकर आपको यह मौका मिला है। कोई आपसे 30 मिनट नहीं छीन सकता, यहां तक कि यूपीएससी बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं छीन सकते। उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ ये 30 मिनट बातचीत करें।
तो अगर ये एक अचीवमेंट है तो क्या आप वास्तव में उसका आनंद ले रहे हैं या डरे पड़े हैं? आपके इंटेंट क्या है? आप वहां जाकर ये बताना चाहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे ले लो? ये तो पहले ही जांच चुके हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं। क्या आप कुछ सिद्ध करने के लिए वहां हैं कि नहीं, देखिए आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ? देखिए, सच्चाई ये है कि इन 30 मिनट, लगभग 30 मिनट का समय मिलता है, इस 30 मिनट में वहां आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाने वाली है। कुल मिला के देखा जाने वाली है आपकी प्रेजेंस। आप कैसे वहां गए, आप किन तत्वों से बने हुए हैं, आप किस तरह से बात करते हैं। और जब मैं बात करते हैं कहता हूं तो प्लीज समझिएगा, बहुत गलतफहमी होती है कैंडिडेट्स को। उन्हें लगता है कि बात करने का मतलब है बोलना। नहीं, बात करने का मतलब बोलना नहीं है। बात करना, बातचीत करना, यह एक दुतरफा संवाद है। इसमें जितना बोलना शामिल है उससे ज्यादा सुनना शामिल है। क्या आप बहुत हड़बड़ाहट में हैं? क्या आप बहुत डरे हुए हैं? क्या आप बहुत आतुर हैं कुछ सिद्ध करने के लिए? नहीं, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। एक अवसर है, एक अवसर है जो आपने हासिल किया है, इसलिए एक हल्की सी प्रसन्नता आपके मन में होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक ऐसा अवसर मिला है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। और मिला है का मतलब ऐसा नहीं है खैरात में दिया गया, आपने उसे हासिल किया है। ये हासिल करने वाली जो खुशी है वो हल्की सी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में होनी चाहिए। दूसरा, आपको ऐसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है जिसे कम से कम अभी तक आपकी उम्र में आपको इतने सारे शानदार एक्सपर्ट्स और समझदार लोगों से, अनुभवी लोगों से बात करने का मौका शायद ही मिला होगा। आपको यह मौका मिला है तो इसका आपको यह आपके मन में, चेहरे पर, आपके भावों में ये दिखाई देना चाहिए कि आप इस बात से प्रसन्न हैं कि आपको ये अवसर मिला है। डोंट ट्राई एंड बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। आपको जो सिद्ध करना था ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। फिलहाल एक सहज कम्युनिकेशन की तरफ जाइए। दूसरी बात, ज्ञान को लेकर बहुत गलतफहमी लोगों के दिमाग में है। लोगों को लगता है कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है, तो यह इंटरव्यू के लिए भी एसेंशियली कोई बहुत अच्छी बात है। नहीं है। यूं जानना हमेशा ना जानने से बेहतर है, लेकिन ना जानने या जानने से ज्यादा यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता। दूसरा, बोर्ड आपका ज्ञान परखने के लिए नहीं बैठा हुआ, वह आपकी सोच की दिशा, सोच का तरीका, इन्हें जानने के लिए, इन्हें समझने के लिए बैठा हुआ है। यह इसको समझिएगा कि ऐसा नहीं है, तय बात है कि पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू को मेंस के कंटिन्यूएशन में मत देखिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में इतने पेपर हो चुके हैं और ये एक और पेपर है। नहीं है, ये एक भिन्न गेम है, ये एक अलग किस्म का खेल है। इसका टर्फ एकदम अलग है, इसका सिलेबस भी एकदम अलग है। यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस एकदम पॉइंट वाइज आपके पास लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट वाला जो सेक्शन है यूपीएससी की नोटिफिकेशन में, उसे पढ़ें तो आप जानेंगे कि वहां पर इतने विस्तार से चीजें नहीं लिखी हुई। क्योंकि दरअसल क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा का पाठ्यक्रम वे तय नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं, यह पाठ्यक्रम आप तय करते हैं। आप तय करते हैं जब आप डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। इसलिए जब आप डैफ भर रहे हों उस समय बहुत सतर्क रहिए, बहुत सचेत रहिए, क्योंकि आप अपने डैफ में यू आर गिविंग विंडोज टू पीप इनटू योर पर्सनैलिटी। एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कीप द विंडोज क्लोज, नो, यू हैव टू गिव दिस विंडोज। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिख रहे हैं वही मोर और लेस आपके इंटरव्यू का, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट का सिलेबस होने वाला है। चीजें उसी के बारे में पता लगी। सिर्फ यही नहीं कि आपने उस डैफ में क्या लिखा है, आपने उस डैफ में कैसे लिखा है, यह भी बताता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आर यू बोस्टिंग अ लॉट? अगर आप बहुत बोस्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं आपने ये तीर मारे हैं, आपने ये कर डाला है, आपने वो कर डाला है, ये प्रदर्शित हो जाता है उन वाक्यों से जिन वाक्यों को आप लिख रहे हैं। और ऐसे में आपकी खुद की अचीवमेंट्स आप अंडरमाइन कर देते हैं अपने इस बोस्टिंग वाले मेथड से। यानी कि लिखने में भी एक किस्म की विनम्रता दिखाई देनी चाहिए, लेकिन सूचनाएं पर्याप्त दी जानी चाहिए।
आप जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर आपने अब तक कोई काम किया है, उनको आप मेंशन कीजिए और उस मेंशन करने में ये भाव हो कि आप बोर्ड तक यह सूचना पहुंचाना चाहते हैं, ये ना हो कि आप कुछ बोस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो डैफ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम डैफ में बहुत घुमा घुमा के बातें लिखते हैं, गोल गोल बातें लिखते हैं, एम्बिग्विटी के साथ बातें लिखते हैं। सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी में एम्बिग्विटी जो है, आपकी तरफ से दी गई एम्बिग्विटी, आपकी तरफ से दी गई अस्पष्टता आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। चीजों को एथिकली, चीजों को पूरी ईमानदारी से, पूरी सहानुभूति संवेदना के साथ आपको सामने रखना है, चाहे वो आप डैफ में कर रहे हो या वास्तविक बातचीत में, इंटरव्यू में कर रहे हो। इंटरव्यू में भी आपको बहुत बोस्टिंग तरीका नहीं अपनाना है, लेकिन आपके पास जो सूचनाएं हैं उनको स्पष्ट तरीके से, बिना किसी किस्म की एम्बिग्विटी के उसे दीजिए। ये एक महत्वपूर्ण चरण है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं और उस जगह पर एक व्यक्ति यानी कि आप अकेले हैं जिसका कोई नुकसान हो सकता है। ये ठीक है कि लाभ भी आप ही का होने वाला है। सामने बैठा हुआ पूरा का पूरा जो पैनल है, उसकी नजर से कृपया अपने आप को थोड़ी देर के लिए देखिए। आपके लिए ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। कितनी बार सीनियर आईएएस ऑफिसर्स मिलते हैं, मुझे तो पैनल में ऐसे आईएएस ऑफिसर्स मिलते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो चीफ सेक्रेटरी रहे, जो सेक्रेटरी की पोजीशन से रिटायर हुए, और मजेदार बात है उनसे बात कीजिए और ऐसा असंभव है कि वे आपसे बात करते समय, अपनी जिंदगी के बारे में बात करते समय अपने यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में ना बताएं। वो एकदम उत्सुक होकर, आतुर होकर बताते हैं कि जब उनका इंटरव्यू हुआ तो चेयरमैन कौन था, चेयरमैन ने कैसे सवाल पूछे, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि अपने पूरे करियर के बावजूद भी यह क्षण जब उन्होंने यूपीएससी के पैनल को फेस किया, उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में बना रहता है, उनकी स्मृति में सबसे महत्वपूर्ण बना रहता है। उनको अवसर मिलते ही वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। यानी कि कैंडिडेट के लिए वास्तव में यह हो सकता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो। लेकिन जरा पैनल की तरफ से सोचिए, पैनल के लिए यू आर जस्ट अनदर कैंडिडेट। एक दिन में 8 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट करने हैं, आप एक और हैं, और ऐसा उन्हें 1.5 महीने तक रोजाना करना है। तो आप एक और कैंडिडेट हैं, आपसे वो तुरंत बोर हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्षण है, ये कई बार आप में बहुत एक ऐसी जिद, एक ऐसी आतुरता, एक ऐसा उत्साह पैदा कर देता है जो कभी कभी नुकसान देता है। तो मेरे लिए अगला पॉइंट आपके लिए है, यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर ऑब्वियसली, बट इट इज नॉट अ शोमैनशिप थिंग। आपको वहां जाके कोई करतब नहीं दिखाने हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं बोर्ड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, ये देखो मेरे पास ये नहीं। आपको विनम्रता और सहजता बनाई रखनी है। आप जब उनसे बातचीत करेंगे, यकीन कीजिए, आप 4 चीजें बताइए, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। होता है ना, जैसे कोई कैंडिडेट आके बैठता है, हम बोलते हैं प्लीज सिट डाउन और बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट यू। तो आमतौर पर कैंडिडेट बहुत उत्साह के साथ सर मैं ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं बताने की कोशिश करते हैं, और आप पाएंगे कि बोर्ड शायद ही उससे कभी इंप्रेस होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इस शोमैनशिप से नॉर्मली बोर्ड इंप्रेस नहीं होता है। सच्चाई यह है कि जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं, ये सहज तरीके से बोर्ड के सामने, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उद्घाटित हो जाएगा। अब इसमें अंतर समझिए, एक है जब आप शोमैनशिप दिखा रहे हैं, आप एकदम बहुत खुलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुर्रम खां हैं, और दूसरा है जब आपने बातचीत की तो आपके जो गुण हैं वे स्वयं उद्घाटित हो गए। ये जो उद्घाटित हो गए, इनका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपने जो बताया था उसकी तुलना में बहुत बेहतर होगा। ये जो आपने चीख चीख कर बताया कि आपने ये किया वो किया, आपको सूचनाएं देनी है, ऐसा नहीं है कि सूचनाएं नहीं देनी, लेकिन ये शोमैनशिप की तरह नहीं होगा, कर्तव्यबाजी की तरह नहीं होगा। कई बार विद्यार्थी बाकायदा रट कर सेंटेंसेस जाते हैं और वे सेंटेंसेस इस तरह से क्राफ्ट किए गए होते हैं कि उसमें दिखाई देता है कि आप ये शोमैनशिप, आप ये कर्तव्यबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं भाषा से। ध्यान रखिएगा, जब आप मसलन आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, मैं बहुत अच्छा डिबेटर रहा हूं, मैंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं,
अगर आप इस वाक्य को इसी तरीके से कहते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति एक तरीके से कहें कि गोले दे रहा है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। हमेशा विनम्रता बनाए रखिए। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि आई एम टोल्ड दैट माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, डू ऐड बट आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। इससे आपकी जो विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, वो दिखाई देती है और सेल्फ अवेयरनेस भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी क्षमताओं से, आप अपनी जो ताकत है उनसे अपरिचित हैं। आप परिचित हैं और बोर्ड को बताना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपने एक परंतुक लगा दिया और उसमें अपनी जो ह्यूमिलिटी है, अपनी जो विनम्रता है, उसे भी दिखा दिया। इसके बाद आता है ज्ञान वाला प्रश्न। आपसे सवाल पूछे गए और आपको वे सवालों के उत्तर पता हैं। अच्छी बात है, उनके उत्तर दीजिए, पूरी विनम्रता के साथ दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, बोर्ड आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आता होगा। इसलिए व्हेन यू से आई डू नॉट नो, मुझे नहीं आता है सर, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, तो ये कोई गलती नहीं है, आपने कुछ बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया कि आपको कुछ नहीं आता, बल्कि इससे कम से कम एक बात तो पता चलती है, और वो बात यह है कि आपको पता है कि आपको क्या पता है, और आपको यह भी पता है कि आपको क्या नहीं पता है। इसी वजह से आप जिस प्रश्न का उत्तर आता है उस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ये मेरा उत्तर है, मेरी राय में यह उत्तर है। और जिसका प्रश्न का उत्तर नहीं आता, आप कहते हैं कि सर मुझे इसका उत्तर नहीं पता, विच इज परफेक्टली ऑल राइट। बट ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने इसका उलट किया, आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है और आप ये दावा करने लगें कि आपके पास उसका उत्तर है और गलत सलत उत्तर देने लगें, आप ब्लफ करने लगें, आप कोई गेस वर्क करने लगें, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एनीबॉडी कैन डू in any UPSC interview, for that matter any interview, especially UPSC interview, because वहां पर यह सवाल, it's not a matter of whether you knew or not, it's a matter of integrity. You claim to be having something which you do not have. आपने कुछ ऐसी चीज के जानने का दावा किया जो आप नहीं जानते थे। यह सवाल केवल आपके ज्ञान के कम होने ज्यादा होने का नहीं रह गया, फिर सवाल आपकी सत्यनिष्ठा का, आपकी इंटीग्रिटी का बन गया। इसका मतलब आप सामान्यतः अपने जो सुपीरियर्स होंगे उनके सामने झूठ बोलेंगे, आप उनके सामने ऐसे दावे करेंगे जो दावे सच नहीं होंगे। हो सकता है कभी कभी आपके इन दावों के आधार पर आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं दे दी जाएं, जिम्मेदारियां दे दी जाएं और आप उनको बर्बाद कर दें। और ये तो छोटा नुकसान है, एक डाउटफुल इंटीग्रिटी का व्यक्ति पूरी ब्यूरोक्रेसी में लगातार नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति ब्लफ करता है, बोर्ड के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। मैं हमेशा कैंडिडेट से कहता हूं कि नहीं, देखिए आपके पास कोई प्रश्न पूछा गया, आपके पास तीन ही विकल्प हैं। या तो आपको प्रश्न आता है, सही स्ट्रक्चर में प्रश्न का उत्तर दीजिए, या फिर आपको प्रश्न नहीं आता है, आप प्रश्न के विषय में माफी मांग लीजिए। तीसरी स्थिति है जहां आपको संदेह है, आधा अधूरा आपको लगता है कि आपको प्रश्न आता है, लेकिन आपको संदेह है कि वो आता है कि नहीं आता। ऐसे में बोर्ड से अनुमति मांगिए कि सर मैं इसमें अनुमान लगाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ट्राई अ गैस, आई विल हैज़ अ गैस हियर। और सामान्यतः आपको बोर्ड इस बात के लिए अनुमति देगा। और बोर्ड अगर अनुमति नहीं दे रहा तो आप शांत बैठिए। आप मान लीजिए कि ये एक ऐसी स्थिति हो गई जब आपने कहा कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता। बहुत बार हम लोगों ने कैंडिडेट से जिनके रियल इंटरव्यू हुए, उनके बाद के फीडबैक लिए, जिनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, उन्होंने कई बार एक ही इंटरव्यू के अंदर 4 बार, 5 बार, 6 बार तक माफ़ी मांगी थी, सॉरी बोला था। इसका बहुत कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई बार, मज़ेदार बात है, मैं तो बोर्ड की दूसरी तरफ से इस चीज़ को देखता हूं तो उसके आधार पर कह रहा हूं, कई बार बोर्ड मेंबर्स को अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति, उनके कोई कैंडिडेट जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, खासतौर से वह है, उनके किसी सवाल पे सॉरी बोलते हैं। इट बिकम्स एन ईगो इशू ऑल्सो। प्लीज अंडरस्टैंड, 7 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, एक हेल्दी सा कंपटीशन उनके बीच भी चल रहा होता है कि किसने कौन सा सवाल पूछा। ऐसे में अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है और आपने कोई ऐसा सवाल, आपने बोर्ड मेंबर ने ऐसा कोई सवाल पूछ दिया जिसका उत्तर उसे नहीं पता, तो कनखियों से पैनलिस्ट अपने साथियों को तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा हासिल किया। खैर, दिस इज अ लाइटर थिंग, बट द फैक्ट इज, अगर आप एक कैंडिडेट हैं तब
कभी भी ऐसे उत्तर का दावा, ऐसे ज्ञान का दावा मत कीजिए जिसके विषय में आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो कि वो ज्ञान आपके पास है। यू नीड टू बी परफेक्टली श्योर दैट यू नो द आंसर, ओनली देन यू शुड बी क्लेमिंग दैट यू नो द आंसर। ठीक है, क्योंकि प्लीज इसे समझिए, बोर्ड दरअसल आपसे उत्तर जानना ही नहीं चाहता है। उत्तर जानने के लिए उसने मुख्य परीक्षा ली थी। There was a mains examination where all knowledge is already tested. Here the board actually want to know how do you think? आपके सोचने समझने का तरीका क्या है, आपकी संवेदनशीलता क्या है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज क्या हैं, आपके अंदर अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की ताकत है कि नहीं है, आपने जिंदगी में दूसरी चीजें क्या की हैं। वो आपसे ये जानना चाहते हैं। आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए तो वो बैठे नहीं है। सवाल पूछे बिना अगर पर्सनैलिटी टेस्ट संभव होता तो वो बिना पूछे ही पर्सनैलिटी टेस्ट करते। दिक्कत ये है कि जिस प्रकार का फॉर्मेट है उसमें सवाल पूछना उनके लिए जरूरी है। सवाल पूछना एकमात्र माध्यम है जिससे कि वो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। आपका ज्ञान जांचने के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं सामान्यतः। इसलिए अगर आपके पास किसी चीज में नॉलेज कम है, मान जाइए नॉलेज कम है, इसमें क्या दिक्कत है। और ये तमाम चीजों को लेकर होता। हाँ, ये जरूर है कि कोई चीजें आपकी जिंदगी से अगर जुड़ी हुई हैं, आपने खुद क्लेम की हैं, तब आपसे उम्मीद की जाती है कि उसके बारे में आप जानेंगे। वहां पर जब आप कहते हैं सॉरी, हालांकि नहीं पता तो तब भी सॉरी कहना ही एकमात्र तरीका है, लेकिन तब जब आप सॉरी कहते हैं तो हो सकता है कि बोर्ड उसको नेगेटिवली ले। मान लीजिए आपने ये कहा कि आप शतरंज खेलते हैं, जैसा आपको याद होगा मैं इंटरव्यू में अक्सर कहता हूं, अच्छा आप शतरंज खेलते हैं, चलिए खेलते हैं E4। और सामने वाला कैंडिडेट कहता है कि सर मुझे नहीं पता E4 क्या होता है। अब E4 शतरंज में आमतौर पर पहली चाल है, लेकिन ऐसा कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने घर में घरेलू चेस खेला है और कभी, जिसे हम डिनोशंस कहते हैं, कैसे शतरंज की चालों को लिखते हैं, उन्हें पता है E4 क्या है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये वाली चाल E4 है। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर आपने लिखा, क्योंकि बोर्ड को तो सपना नहीं आया ना कि आप शतरंज खेलते हैं, आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा कि मैं शतरंज खेलता हूं, तो फिर आपने दावा किया कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, आपके पास रुचि है उस चीज को लेकर, आपने उसको अलग अलग स्तरों पे खेला हुआ है। फिर आप शायद ये कहें कि मुझे E4 नहीं पता, तो बोर्ड को बुरा लगे। हालांकि तब भी अगर आपको नहीं पता तो आपको कहना सॉरी ही है। कहना आपको यही है कि सर इस समय मैं नहीं समझ पा रहा हूं, शायद मैं शतरंज उस स्तर पे नहीं खेला था। कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं और वही एकमात्र तरीका है। बार बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि कैंडिडेट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, दिखना कैसा चाहिए। कैंडिडेट को पर जब दबाव डाला जाता है, मुझे जब मैं पैनल में होता हूं तो अक्सर इस मॉक इंटरव्यू पैनल्स में मुझे जो भूमिका दी जाती है वो दबाव डालने की भूमिका दी जाती है। दबाव में आपने उत्तर क्या दिए से ज्यादा कि आप कितना शांत रह पाए, वर यू एक्चुअली calm and composed or not, that's going to matter, that's the real test। आता है नहीं आता वो तो बात की बात है। कई सवाल ऐसे होते हैं, और यकीन मानिए आपने मुझे सवाल पूछते हुए देखा, आप भी ऐसे 1000 सवाल मुझसे पूछ सकते हैं जिनके उत्तर मुझे नहीं पता होंगे, डजंट मैटर। लेकिन आप उस प्रेशर को, उस दबाव को लेते कैसे हैं? आप उस दबाव के समय में काम एंड कंपोज दिखाई देते हैं या टूटते हुए दिखाई देते हैं, बिखरते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि ध्यान रखिए, यूपीएससी से मिलने वाली नौकरियां साधारण नौकरियां नहीं है। इन नौकरियों में लगातार दबाव होते हैं, और अगर थोड़ा सा दबाव आपको बिखरा देता है, आपको तोड़ देता है, आप इधर उधर देखने लगते हैं, आप पर प्रेशर दिखाई देने लगता है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बोर्ड कम से कम चाहेगा कि अभी आप यंग हैं, आप आगे आप ट्रेनिंग में इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखेंगे, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा बहुत दबाव आप ले पाते हैं कि नहीं, कि हाँ आप बिखरने के संकेत तो नहीं देने लगते। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी कामनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कामनेस रिफ्लेक्ट कैसे होती है, बोर्ड को कैसे दिखाई देता है? कई तरीके हैं। वर्बल कम्युनिकेशन से भी दिखाई देता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी दिखाई देता है। जब आप बोल रहे हैं उस समय आपके शब्द बिखरने लगे हैं, आपको शब्द नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि आप यू आर बकलिंग अंडर प्रेशर। या स्वेटिंग दिखाई देने लगी है, शेकिंग दिखाई देने लगी है, इसका मतलब यू आर बकलिंग अंडर प्रेशर। यानी कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि दबाव आप पर पड़ा या नहीं, दबाव का आप पर असर आया या नहीं। इसलिए दबाव को, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इसका पर्याप्त अभ्यास करके जाइए। डू एनफ रिहर्सल। ऐसे 50 सवाल अपने दोस्त से कहिए कि आपसे पूछे जिनके विषय में आपको नहीं पता है, बिल्कुल एकदम आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर देखिए कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। भूल जाइए कि आपने क्या बोला, ये देखिए कि आप दिख कैसे रहे थे, आपकी आंखें कहाँ थी,
आंखें सबसे बड़ी चुगली करने वाला अंग है, ध्यान रखिएगा। जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो आपकी आंखें आपके मन में क्या चल रहा है उस सबको बता देती। आप बोर्ड मेंबर की तरफ देख भी पा रहे हैं कि नहीं, आप बोर्ड मेंबर की आंखों में देख पा रहे हैं कि नहीं, आपको दीवार तो नहीं दिखाई देने लगी, आपको आसपास की चीज़ें तो नहीं दिखाई देने लगी। ये बताता है कि आप पर इस प्रेशर का जो दबाव आप पे डाला जा रहा था उसका कोई असर होने लगा है। ये तो बात बोलने की हुई। इसी में जुड़ी एक और बात है, ध्यान रखिए कि कई बार बोर्ड मेंबर्स शांत हैं। बोर्ड मेंबर्स आपको सुन रहे हैं, स्पेसिफिक बोर्ड मेंबर हो सकता है, चेयर या कोई और, या सामान्यतः वो आपको सुन रहे हैं, लेकिन वो एकदम सपाट चेहरे के साथ, सपाट चेहरे के साथ, एकदम पोकर फेस। ना तो ये दिखाई दे रहा है कि वो खुश हैं आपसे, ना ये दिखाई दे रहा है कि दुखी हैं, कोई एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दिस साइलेंस, ये जो एक तरह का मौन है, यह मौन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अनसेटल करता है। हम लोगों ने तो लगभग एक्सपेरिमेंट के लेवल पे यह किया। कैंडिडेट ने सवाल का उत्तर दिया और उत्तर एकदम सही था, लेकिन आपने एक पैनलिस्ट के तौर पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने ये तक नहीं कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हो या आप गलत कह रहे हो, आप एकदम चुप रहे और अगले सवाल पे चले गए। आप पाएंगे कि ऐसा करते ही कैंडिडेट बहुत बार अनसेटल हो जाते हैं, वो अगले उत्तर में और ज्यादा डरे हुए हो सकते हैं अगर उन्होंने इस बात को नहीं समझा है कि मौन भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो शांति, मौन है, जो साइलेंस है, वो एक औजार है जिसका इस्तेमाल एक अच्छा कम्युनिकेटर करता है। उसे पता है कहाँ मौन रहना है, मौन कितना बड़ा होना है, कम या ज्यादा। आप भी थोड़ा सा सचेत हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं। न केवल आपको पैनलिस्ट के मौन को समझना है, अगर आप में वह क्षमता आ जाए तो मजा आ जाए कि आप भी इस मौन का इस्तेमाल कर सकें। नॉट नेसेसरीली द पोकर फेस्ड वन, लेकिन कहाँ पर आपको अपने जो स्पेसेस हैं, जो मौन के जो क्षण हैं, उन्हें कम करना है, कहाँ पर आपको ज़्यादा करना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू कोई वर्ड्स पर मिनट का रेस नहीं है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है इसलिए आपको बहुत तेजी से, बहुत तेज गति से बोलना है और तेज गति से बोलकर आप ज्यादा शब्द बोल पाएंगे, इस कारण आप ज्यादा इंप्रेस कर पाएंगे। नो, आपको कितने शब्द बोलने हैं, आपको किस जगह पर मौन रखना है, किस जगह पर बलाघात देने हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। इसलिए प्लीज लर्न टू प्ले विथ साइलेंस, बोथ सुनने में भी और बोलने में भी। देखिए, इसके बाद ज्ञान का कुछ हिस्सा आता है जिसे आपको समझना है। पहली बात, आप किसी जगह से आते हैं, उस जगह का, उस जिले का, उस राज्य का कुछ नाम है, उसके बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन जानकारी होने का मतलब केवल ये जान लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट के गैजेट में कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम रखे हैं, काफी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, और मेरे लिए बहुत प्यारा सवाल होता है जब मैं किसी विद्यार्थी से उसके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपके यहाँ एक विजिटर की तरह, एक टूरिस्ट की तरह आपके ज़िले में पहुंचा हूं, 2 दिन हैं, आप मेरे गाइड हैं, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, तो क्या मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने इलाके के जो गैजेटियर में जो लिस्ट बिल्डिंगों के नाम पता हैं या गार्डन्स के नाम पता हैं, वो पता है कि नहीं? वो तो मैं सर्च करके भी पता कर लूँगा। मैं उस जिले वाले व्यक्ति से ही पूछ रहा हूँ जिसके पास केवल जानकारी नहीं है, उसके पास उस जगह की समझ है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसके पास वह बिलोंगिंगनेस है। अगर आप अपने ज़िले के बारे में भी वैसे ही बात करते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बात करते समय कोलंबो के बारे में बात करते हैं, तब आप सोचिए कि क्या आपने वास्तव में उस ज़िले का निवासी होने का जो हक है वो अदा किया। क्योंकि इस ज़िले का निवासी होने का हक तो तब अदा होगा ना जब आप उसके साथ वो मोहब्बत, वो लगाव दिखा पाएंगे जो ज़रूरी है। और हर ज़िला यूनिक होता है। मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हर स्पेस पे लागू होगा, ये देश पर लागू होगा, ये आपके मोहल्ले पर लागू होगा, ये आपके कॉलेज पर, आपके स्कूल पर लागू होगा। बहुत हैरानी होती है जब विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज के बारे में बात करते हैं और ऐसे अफसोस के साथ बात करते हैं जैसे कि वो स्कूल और कॉलेज में 10 साल या 5 साल पढ़कर नहीं आए हैं, कोई सजा काट कर आए।
आपके आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी घटित हुआ है, अगर आप उस पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर आनंद उसके साथ एक बिलोंगिंग के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अच्छी बुरी दोनों तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन आप उससे बात करते समय मेरा स्पेस, मैं जिस उस जगह से बिलोंग करता हूँ, वह वाला भाव अगर नहीं आ रहा है, तब इसका मतलब कुछ इमोशनल डेवलपमेंट का इशू आ गया है। इसलिए प्लीज़ चीज़ों को केवल जानिए मत, केवल उनकी जानकारी मत रखिए, उनकी समझ रखिए और उसके बारे में संवेदनशीलता से बात कीजिए। ध्यान रखिएगा, तो आप अपने से किसी भी तरीके से वंचित, अपनी तुलना में वंचित, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के बारे में, अगर आप उच्च जाति से आते हैं तो निम्न जाति के लोगों के बारे में, अगर आप बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों के बारे में, अगर आप मध्यवर्गीय या अमीर हैं तो गरीबों के बारे में, यानी कि अपने से तो आपकी तुलना में जो वंचित हैं उनके बारे में कैसे बात करते हैं, किस आपकी भाषा की संवेदनशीलता का स्तर क्या है, इससे तय होता है whether you're a good candidate or not, whether you have learned your lessons or not. If you're talking in about the marginalized in a tone which is filled with alienation, then probably you need to correct yourself. अगर आप एक अदरनेस के साथ, एक एलिनेशन के साथ बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो आपसे ज़्यादा वंचित माने जाते हैं किसी भी सामाजिक वजह से, किसी भी सांस्कृतिक वजह से, किसी भी आर्थिक वजह से, तो इसका मतलब है कि आप में संवेदनशीलता का अभाव है। क्या आप दलितों के बारे में बात करते समय ये कहते हैं कि वो लोग, ये लोग, या आप अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये लोग और वो लोग ऐसा करते हैं? ध्यान रखें, ये जो ये लोग और वो लोग की भाषा है जिसमें ये अदरनेस एकदम लिथड़ी हुई है, वह बताती है कि आप में अभी संवेदनशीलता और बेहतर होने की गुंजाइश है, संवेदनशीलता का कुछ अभाव है। और ये संवेदनशीलता ही दरअसल आपको मनुष्य बनाती है, ह्यूमन बनाती है। इसलिए प्लीज जब आप मार्जिनलाइज के विषय में बात करें तो पूरी संवेदनशीलता में बात करें। आपकी भाषा में वो झलकनी चाहिए, केवल डेटा देने से काम नहीं चलेगा। ये सब कहने के बावजूद क्या मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी पर्सनैलिटी को मास्क कर कर जो आप नहीं है वैसे दिखने लगे? आई एम सॉरी अगर मेरी अब तक की किसी बात से ऐसा लगता है कि मैं आपसे फेक पर्सनैलिटी सामने दिखाने की बात कर रहा हूं। नो, आई एम नॉट। मैंने शुरुआत में कहा, प्लीज अलाउ बोर्ड मेंबर टू पीप इनटू योर रियल पर्सनैलिटी, डोंट फेक योर पर्सनैलिटी। आप अपनी शख्सियत को मास्क करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा उस 30 मिनट की जरूरत नहीं है। एक अच्छा इंटरव्यूअर किसी भी मास्क को पहले 5 मिनट में उतार फेंकता है, समझ जाता है। वो उस नकाब के पीछे का चेहरा पहले 5 मिनट में देख लेता है। इसलिए यू डोंट हैव टू परफॉर्म देयर। आपने वहां पे कोई अटखेली, कोई करतब नहीं करने, आपको वहां परफॉर्म नहीं करना है, आपको वहां सहज होना है। सबसे शानदार इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स का होता है जो इंटरव्यू के दौरान सहज होते हैं। ये सहजता जितना आसान शब्द दिखाई देती है, असल जिंदगी में सहजता उतनी आसान होती नहीं है। स्पेशली अगर मूवमेंट बहुत टेंस है, स्पेशली अगर कोई बहुत हाई स्टेक मूवमेंट है, ऐसे में सहज होना हमेशा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आप कहें सर कैसे पता लगेगा कि मैं सहज हूं कि नहीं हूं? ध्यान रखिए, कुछ सोच के देखिए ना, कभी भी जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज परफॉर्मेंस था, आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देना था, आपने किसी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने जाना था, ये सब वे मूवमेंट हैं जो आपको पता है कि आपको दिमाग के अंदर आपको अच्छे से मन में पता है कि बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है। ऐसे में आपके लिए सहज होना सबसे मुश्किल हो जाएगा। यू स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर। जैसे यू स्टार्ट परफॉर्मिंग, इट बिकम्स थिएटर, इट बिकम्स समथिंग एल्स। ये सहजता नहीं बचती। इसलिए सहज होना, खास तौर से हाई स्टेक मूवमेंट पे सहज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या टेस्ट है, कैसे पहचानें? मैं अक्सर एक आसान सा टेस्ट देता हूं। जिस समय आपको लगे कि आप सहज हैं या नहीं, प्लीज अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, सांस लेने पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी सांस उसी सहज गति से चल रही है जिस सहज गति से आप सामान्यतः दोस्तों से जब बात कर रहे होते हैं बिना किसी स्ट्रेस के तब चल रही होती है? या आपकी सांस और आपका बोलना एक दूसरे को काट रहा है?
अगर आपकी सांस और आपका बोलना एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब कि आपकी सांस सहज तरीके से नहीं चल रही, इसका मतलब अभी आप सहजता की स्थिति में नहीं है। सहज स्थिति में ब्रीदिंग सबसे आसान इंडिकेटर होता है कि आप सहज हैं या नहीं। इसलिए अगर आप इंटरव्यू से हटकर भी बात करना चाहें तो आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि वो आपसे मिलने में सहज है या नहीं, कोशिश कीजिए समझने की कि उसकी सांस हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अभी सहज नहीं है। हालांकि हम एज अ बोर्ड मेंबर इस बात को बहुत आसानी से देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे सहज करने की कोशिश करें, लेकिन वहां ऐसा किया जाएगा इस बात की कोई गारंटी होती नहीं। तो कुल मिलाकर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बात, यह महत्वपूर्ण इवेंट है, लेकिन आप इसके महत्व को जितना सर पर चढ़ाएंगे उतना आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगी। दूसरा, कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश मत कीजिए, वहां सहज रहने की कोशिश कीजिए। तीसरा, ज्ञान से किसी को आक्रांत करने की कोशिश मत कीजिए। यकीन कीजिए, आपकी उम्र में जितना ज्ञान आपके पास है उतना ज्ञान बोर्ड मेंबर्स के पास अधिकांशतः होता ही है। इसलिए ज्ञान जो जांचना था वो जांच चुके हैं। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आसान सी बात है, जिसे रोल रिवर्सल कहते हैं, थोड़ी देर के लिए वो कीजिए। सोच के देखिए, अपने आप से ये पूछिए कि अगर आप टेबल के दूसरी तरफ होते तो क्या इस व्यक्ति को, यानी कि आपको, आप चुनते या छोड़ देते? थोड़ा सा क्रिटिकल होइए अपने लिए और उसके बाद सोचिए और आप देखेंगे कि इससे आपको आत्मालोचन का अवसर मिलेगा। आप बोर्ड को अप्रिशिएट करना कर पाएंगे। बहुत आसान सा तरीका है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता या बोर्ड इंटरव्यू में जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाते, अगले साल फिर से मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा पिछले इंटरव्यू में क्या गड़बड़ हुई, और हर व्यक्ति ने उसको अपने उस 30 मिनट को पिछले एक साल में, क्योंकि उस इंटरव्यू के कारण उसका चयन नहीं हुआ, उसने पिछले एक साल में उस 30 मिनट के इंटरव्यू को न जाने कितनी बार अपने मन में दोहराया होता है और अपने आप को कोसा होता है, अपने आप के लिए अपने आप से नाराजगी जाहिर की होती है कि ये नहीं ये बोलना चाहिए था, ये नहीं ये कहना चाहिए था। लेकिन रोचक बात है कि अधिकांश मामलों में वो अपनी उस दिन की परफॉर्मेंस पर उंगली उठाते हैं। वे कुल मिलाकर उस पूरे क्षण को, इवैल्यूएशन को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होते। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए बोर्ड मेंबर के शूज में जाइए, बी इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन अक्रॉस द टेबल, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये मामला जो है वो कहीं ज्यादा रोचक है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपको पक्ष दिखाई देंगे, क्योंकि आप जिस चीज को दिखाना चाहते हैं और बोर्ड जिस चीज को देखना चाहता है, अगर ये दो चीजें एकदम अलग अलग हैं तो कई बार आपको लगेगा कि यू डिड एवरीथिंग राइट, फिर पता नहीं क्यों नंबर नहीं आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपीएससी को दरअसल किसी टॉपर को नहीं चुनना है। मैंने बार बार बताया, यूपीएससी का काम सबसे अच्छा व्यक्ति चुनना नहीं है। दे आर ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक फेथ इन द एंटायर रिपब्लिक। पूरे के पूरे देश ने यूपीएससी नाम की संस्था में को यह काम दिया है कि यू आर कस्टोडियन ऑफ फेथ ऑफ यूथ इन द रिपब्लिक। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। ऐसा काम करते समय वे कतई नहीं चाहेंगे, कम से कम जानबूझकर तो कतई नहीं चाहेंगे कि वे ऐसा करने की कोशिश करें कि जानते बूझते किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हों जिस व्यक्ति में इंटीग्रिटी का अभाव है, जिस व्यक्ति में एप्टीट्यूड का अभाव है, जिस व्यक्ति में कुछ पर्सनालिटी इश्यूज हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनली, इंटरव्यू अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, अपने आप में एक गोल नहीं है। You might be preparing to become IAS officer, PCS officer. You're not preparing to clear just the interview. लेकिन ये सही है कि जो भी शख्सियत आपकी है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, वो खुद ट्रैवल करके वहां जा रही है। उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इंटरव्यू तो आपकी शख्सियत दिखाने की चीज है ना, तो इंटरव्यू मत तैयार कीजिए, शख्सियत तैयार कीजिए, पर्सनैलिटी तैयार कीजिए। इंटरव्यू अपने आप अच्छा हो जाएगा। पर्सनैलिटी फेक करने की कोशिश करेंगे तो नो मैटर आपने कितनी मास्किंग ड्रग्स ले रखी हो, आपने कितना मास्किंग कर रखी हो अपनी पर्सनैलिटी पर, वो निकल कर आ ही जाएगी। और ये तो एकेडमिक इंटरव्यू है भी नहीं ना।
आपके रिसर्च पेपर्स थोड़े ना देखे जा रहे हैं, आपको एनसाइक्लोपीडिया का पूरा ज्ञान है कि नहीं ये थोड़ा ना देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि आप एक एथिकल व्यक्ति हैं कि नहीं, आप इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। देखा जा रहा है कि आप कंपैशनेट हैं कि नहीं, आपके अंदर सेंसिटिविटी है कि नहीं, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी है कि नहीं, अलग अलग दी गई चीज़ों के बीच रिलेशनशिप आप ला सकते हैं कि नहीं। इन चीज़ों के लिए किसी अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत नहीं। इसके लिए चाहिए एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें इंक्लूजन हो, जिसमें डाइवर्सिटी के लिए इज्जत हो, जो समझता हो, ऐसी शख्सियत जो समझती हो कि लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे, लोगों के अलग अलग हित होंगे और कई बार ये हित टकरा रहे होंगे। एम्पैथी के साथ सब लोगों को देख पाना, समझ पाना, क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर पाना, ये जांचा जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप अनिवार्य तौर पर कुछ बहुत स्पेक्टेकुलर, एकदम आतिशबाजी की तरह भड़बड़ाता हुआ कोई अपना व्यक्तित्व सामने रखें। उससे कोई लाभ नहीं होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने जो कोट तैयार किया था इस इंटरव्यू के लिए, उसकी कीमत क्या थी। सवाल सिर्फ इतना है कि जो कुछ आप पहन कर गए, चाहे वो मेटाफर में कह रहा हूँ, चाहे वो आपका कोट हो, चाहे वो आपकी शख्सियत हो, वास्तव में मैटर वह करेगा कि वो किस चीज़ से बनी हुई है, उसका ताना बाना क्या है। आप वास्तव में एक महत्वपूर्ण अधिकारी बनने के लिए या कम से कम उसकी ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं या नहीं। दैट इज व्हाट गोइंग टू मैटर। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि प्लीज जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, लिसनिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत ईमानदारी से, बहुत केयरफुली सुनिए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही ज़्यादा विनम्रता के साथ लोगों से बात कीजिए और बोलने से पहले यदि संभव हो तो थोड़ा सा सोचिए और वही बोलिए जिसमें आप यकीन करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक ऑनेस्ट, एक एम्पैथेटिक पर्सनैलिटी, एक अच्छा कंपोजर और एक मॉरल क्लैरिटी जो है वह एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और इंटरव्यू बोर्ड आपसे बस इतना ही चाहता है। उसे पता है कि आप 23 साल के, 24 साल के, 28 साल के युवा हैं। अभी आपने बहुत यात्रा और आगे करनी है, बस आप उस यात्रा के लिए तैयार हों। ऐसा ना हो कि आप में वो रिजिडिटी है कि आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची कि आपको ट्रेनिंग के अंदर अगर कुछ कमियां आपकी पर्सनैलिटी में रह भी गई हैं तो वो सिखाई जा सकती। दैट इज द ओनली थिंग। बाकी अदरवाइज एज आई सेड अर्लियर, प्लीज एंजॉय द प्रोसेस। अगर आपके लिए प्रोसेस एक सजा है तब समझिए कि आपने इंटरव्यू का पूरा आनंद नहीं लिया, और अगर आपने इंटरव्यू का आनंद नहीं लिया तो उसका परिणाम अच्छा होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।